नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो एडवाइजर में। मित्रों, लाल किताब को लेकर कई तरह के अध्ययन अनुसंधान चलते हैं। मैं इस विषय पर बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, कुछ बातें रखना चाहता हूं। आपने घाघ भाडुरी का नाम सुना होगा। घाघ भाडुरी की कई कविताएं भी सुनी होंगी, कहावतें भी सुनी होगी। घाघ भाडुरी देसी भाषा में जन जन की जो अभिलाषाएं रहती हैं, ज्योतिष संबंधी जो सूत्र रहते हैं, उनको रखने वाले एक विशिष्ट व्यक्ति रहे हैं। घाघ भाडुरी का समय कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। उनको भी महाकवि तुलसीदास के समकालीन माना जाता है और उन्हें अकबर का समकालीन माना जाता है। जैसे महाकवि तुलसीदास हुए हैं, उनके जन्म के स्थान के बारे में, उनके बचपन के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं। बहुत लोगों ने शोध कार्य किया है। यद्यपि उनका जन्म स्थान तो बांदा के आसपास चिन्हित किया जाता है, ठीक इसी तरह घाघ भाडुरी का बचपन के जो परिचय हैं, जन्म स्थान है, उनका ये पारिवारिक, उसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ शोधकर्ता उन्हें उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के गांव का निवासी मानते हैं, तो कुछ लोग बिहार में छपरा जिले से संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन घाघ भाडुरी ने जो कहावतें दी हैं वो जन जन तक आज भी गुंजित हैं। घाघ भाडुरी ने विशेष करके जो ग्रामीण आंचल में जिन चीज़ों की आवश्यकता रहती है, उन पर ही उन सूत्रों को संकलित किया है। उन्होंने किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए मौसम संबंधी, फसल बोने की, काटने की या घर गृहस्थी में आने वाली बहुत सारी समस्याओं पर बहुत कुछ लिखा है। लेकिन आप गहरे से जब इस पर रिसर्च करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें उनमें से ऐसी लगेंगी जो लाल किताब को हमें सिद्ध करने में, लाल किताब में रिसर्च करने में मददगार साबित होती हैं। मैं घाघ भाडुरी की कुछ कहावतें आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो आपने सुने भी होगी शायद। एक है, चित्रा गेहूँ अदरा धान, ना उनके गेरू ना उनके घास, फागुन मास बह पुरबाई तब गेहूँ में गुरई छाई। इसका अर्थ है कि जब किसान चित्रा नक्षत्र में गेहूं और आद्रा नक्षत्र में धान की बुवाई करता है तो ऐसी फसलें तो अच्छी होती हैं, इन्हें किन्हीं बीमारियों का सामना भी नहीं करना पड़ता। अन्यथा जब फागुन मास में पूर्वीय हवा चलती है तो समझना चाहिए कि पूर्वीय हवा के कारण गेहूं में गेरू रोग पैदा हो जाएगा और चावल में भी, धान में भी विकृति आएगी। तो लेकिन जब चित्रा नक्षत्र में गेहूं की बुवाई होती है तो गेहूं की वो फसल ऐसे रोगों से मुक्त रहती है। इसी तरह घाघ भाडुरी लिखते हैं, चित्रा गेहूं स्वाति भूसा, अनुराधा में नाज ना भूसा, विधि का लिखा ना होवे आन, बिना तुला ना फूटे दान। वो कहते हैं चित्रा नक्षत्र में यदि गेहूं बोने से एक तो अनाज की फसल होती है, अनाज की भरपूर फसल होती है, गेहूं की भरपूर फसल होती है, और स्वाति नक्षत्र में बोने से गेहूं कम, गेहूं का भूसा ज़्यादा होता है क्योंकि बाली छोटी रह जाती है, पेड़ का आकार बढ़ जाता है, फसलों का फैला बढ़ जाता है। इसके विपरीत अनुराधा नक्षत्र में यदि गेहूं की बुवाई की जाए तो ना तो गेहूं का दाना विकसित होता है, ना भूसा विकसित होता है। ऐसी फसल निश्चित रूप से बेकार चली जाती है। तो इसलिए तुला राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तभी धान की बुवाई करनी चाहिए, क्योंकि उसी मौसम में धान की जो फसल है फूटती है और विकसित होती है। ये विधाता का विधान है, ये घाघ भाडुरी कहते हैं। और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी जनमानस में प्रचलित हैं। इससे एक बात निश्चित होती है कि जनमानस में जो विचारधाराएं चारों तरफ छतरी रहती हैं वही हमें एक प्रेरणा स्रोत देती हैं। घाघ भाडुरी क्योंकि ग्रामीण जीवन में जीते थे लेकिन चतुर बुद्धि थे, तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने ये श्रम किया
कि ऐसी जो किंवदंतियाँ थी, जो कहावतें थी, जो मानस में प्रचलित थी, चाहे वो ज्योतिष में मौसम संबंधी हो, किसान को मददगार साबित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, गृहस्थ जीवन से संबंधित हो, उनको संकलित किया और एक पुस्तक का आकार दिया। वैसे क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दे दिया, मैंने शुरुआत में थोड़ी सा हिंट्स भी दे दिया कि वो अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन यानी कि उस मुस्लिम साम्राज्य के दौरान हमें कुछ करने की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। शायद आज का समय उसकी तुलना में हमें कमतर लगे, क्योंकि यदि आज भी मुस्लिम साम्राज्य में कैसे दूसरे धर्म का पालन करने वाले लोग जीते हैं, अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखते हैं, तो उसका उदाहरण देखना है तो आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं, सीरिया में देख सकते हैं, सऊदी अरब जैसे विकसित देशों में देख सकते हैं। वहाँ भी दूसरे धर्म के पालन करने वाले लोग हैं, उनको अपने धर्म की अपने कमरे के अंदर, अपने घर के अंदर करने की भी परमिशन नहीं है। ऐसे प्रतिकूल समय में ज्योतिष आदि विषय पर कार्य करना कितना मुश्किल रहा होगा। मैंने घाघ बांसुरी से एक उदाहरण स्वरूप दिया कि वो ज्योतिष के रचयिता नहीं है। उन्होंने अपने कहावतों में उस जनमानस में जो ज्योतिष का या मार्गदर्शन का जो सूत्र फैले हुए हैं, उनको संकलित करने का काम किया। ठीक इसी प्रकार हम पंजाब में पंडित रूपचंद जोशी को देख सकते हैं। पंडित रूपचंद जोशी को लाल किताब का रचयिता माना जाता है। पंडित रूपचंद जोशी ब्रिटिश आर्मी में जॉब करते थे और इस जॉब के दौरान उन्हें कई जगह पोस्टिंग देखनी पड़ी, लेकिन वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि थे। उनके परिवार में संभवतः कोई ज्योतिष का जानकार रहा हो। और वैसे भी पंजाब की धरती है, वो ज्ञान विज्ञान धर्म कर्म के बहुत विश्वास करती आज भी है। यद्यपि वर्तमान में जो पंजाबी जो समाज है शिक्षा क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ गया है, लेकिन धर्म के प्रति वो बहुत संवेदनशील है। ज्योतिष में हम बहुत भरोसा करते हैं, आज भी करते हैं। तो उन्होंने पंडित रूपचंद जोशी ने, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि थी, तो संभवतः रहा हो कि कोई उसके मित्र जो सेना में थे, उनको कोई समस्या आती हो, तो समस्या का निराकरण वो अपनी बुद्धि से ज्योतिष के माध्यम से कर देते हो। ये बात किसी उनके जो अंग्रेज अफसर थे उसको पता लगी हो, क्योंकि परेशानी तो किसी भी की आ सकती है। परेशानी ही का नाम ही जीवन है। जीवन विभिन्न घटनाओं का नाम है, विभिन्न परेशानियों का नाम है। जन्म लेना भी एक परेशानी है। यदि वह सुखद हो तो हमें जस कीर्ति देती है, प्रसन्नता देती है, लेकिन दुखद हो, प्रसव में परेशानी देरी हो जाए, प्रसव सहजता से ना हो, तो पूरा घर परिवार तनाव में आ जाता है। बच्चा सहजता से हो जाए तो खुशी मंगल गाए जाते हैं। बच्चा पैदा होकर कई तरह की बीमारी से ग्रसित होता है, तनाव दे देता है। ये घटना ही जीवन का रूप लेती है। तो किसी अंग्रेज को भी किसी समस्या का सामना करना पड़ा हो, वो समय तब था जब आजकल की तरह मोबाइल नहीं थे, टेलीफोन नहीं थे, खबरें आने जाने महीनों का समय लगता था। तो ऐसे में संभवतः रूपचंद जोशी ने अपनी योग्यता के माध्यम से, जो उसके पास ज्ञान था, उसके माध्यम से किसी अंग्रेज को, किसी अपने जो सहकर्मी थे, उनको मार्गदर्शन दिया हो और वो मार्गदर्शन सुखद रहा हो, उनकी समस्या का निराकरण हुआ हो। तो ऐसे में कुछ अंग्रेजों ने, कुछ उनके मित्रों ने उनको अपनी विद्या का पठन पाठन करने का जो आग्रह किया हो, उनसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा किया हो। इसी दौरान पंडित रूपचंद जोशी ने अपने आसपास के क्षेत्र पे जो ज्योतिष संबंधी किंवदंतियाँ फैली हुई थी, कहावतें फैली हुई थी, जो मान्यताएं फैली हुई थी, उनको इकट्ठा करके एक नए पुस्तक आकार में, एक नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और इसी रूप से लाल किताब का उदय हुआ, लाल किताब अस्तित्व में आई। आज बहुत लोग लाल किताब के पुराने संस्करणों को लेकर कहते हैं कि उनके पास असली किताब है। असली या नकली ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान ज्ञान होता है। इसमें असली आपकी बौद्धिक क्षमता किसी दूसरे की बौद्धिक क्षमता से ज़्यादा हो या कम हो, तो जो कम वाला है तो आपके तुलना नहीं कर सकता। यदि उसके पास आपसे ज़्यादा तो बौद्धिक क्षमता है, तर्क सीखता है, किसी चीज़ को समझने की ज़्यादा क्षमता है, तो निश्चित रूप से आपके पास असली किताब होने के बावजूद भी वो आपसे
अच्छा विद्वान साबित हो सकता है, अच्छा मार्गदर्शक साबित हो सकता है। वर्तमान समय में भी लाल किताब के बहुत सारे विद्वान हुए हैं, जिसमें कालका में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंजाब का एक भाग रहा है, अभी तो वो अलग हो गया, तो लाल किताब की प्रैक्टिस तो हिमाचल प्रदेश में भी चलती है, जम्मू के क्षेत्र में भी चलती है, पंजाब में तो चलती चलती है, दिल्ली और हरियाणा में भी चलती है। और इस तरह हिमाचल में अभी भी लाल किताब के बहुत सारे विद्वान बैठे हैं। और कुछ वर्ष पहले तक तो बहुत सारे विद्वान होते थे जो लाल किताब की प्रैक्टिस करते थे, जिसमें रामेश्वर चंद्र शास्त्री जी थे, जिनमें कुछ सिख फैमिलियों से जुड़े लोग भी थे। कालका में एक सिख फैमिली थी, तो वो भी लाल किताब की प्रैक्टिस करते थे। और लाल किताब तो एक अद्भुत है। लाल किताब की जाते जाते मैं कुछ सूत्र बता दूं। लाल किताब कहते हैं यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच बन के बैठा है, तो नीच बन के तो वो आपको अशुभ प्रतिकूल प्रभाव देगा। ऐसे में यदि हम नीच ग्रह को उच्च बना लें, उच्च बनाने का काम सिर्फ लाल किताब के पास है। तो लाल किताब कहती है ऐसे नीच ग्रह को उच्च बनाने की युक्तियां भी सुझाई हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच बन के बैठे हैं, तो वो सुख शांति में भागा खरीद करेंगे, उसको धन की प्राप्ति नहीं होगी, माता के लेके वो पीड़ित रहेगा, माता स्वयं दुखी रहेंगी, चंद्र संबंधी जो कारक हैं उसको प्राप्त नहीं होंगे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो असली मोती लेकर उसको चांदी जड़वा के अपनी उंगली में धारण करना चाहिए। और ख़ास करके सोमवार के दिन उसको शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर शिव का अभिषेक करना चाहिए। शिव जी पर कच्चा दूध, काले तिल, रीठा, आग के पुष्प आदि चढ़ाने चाहिए और वहाँ बैठ के कुछ समय शिव मंदिर का उच्चारण भी करना चाहिए। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति चौथे घर में बैठे हैं, चौथे घर के बृहस्पति उच्च के होते हैं, और बृहस्पति यदि उच्च के हों तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञानवान होना चाहिए, सुख समृद्धि होनी चाहिए, सभी तरह की उसके पास सुख समृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यदि चौथे स्थान के बिल्कुल सामने वाला यानी कि 10वां भाव खाली है, तो ऐसे में चौथा उच्च बृहस्पति सोया हुआ माना जाएगा। और जब तक इस चौथे ग्रह को जागृत नहीं कर लिया जाता तब तक बृहस्पति अपना प्रभाव नहीं देगा। तो ऐसे में बृहस्पति को जागृत करने के लिए, चौथे भाव के जो सोई अवस्था है उसे बाहर आने के लिए हमें बृहस्पति से के जो मित्र हैं और जो 10वें स्थान पर उच्च के हो जाते हैं उनको वहाँ स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए, उन्हें वहाँ स्थापित करना चाहिए। तो मंगल को स्थापित करने के लिए हमें मंगल संबंधी उपायों की मदद लेनी चाहिए। और मंगल संबंधी जब उपाय हम करेंगे तो निश्चित रूप से बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव हमें प्रदान करेंगे, बृहस्पति के पूरे लाभ हमें मिल जाएंगे। तो ऐसे में सबसे पहले तो हमारे आसपास जो तहसील स्तर का कोई सरकारी ऑफिस है, ये BDO बैठते हैं, वैसे आजकल तो प्रचलित नहीं है, लेकिन आप किसी सरकारी स्कूल में, कॉलेज में भी दबा सकते हैं। तो मंगल से संबंधित चीज़ें वहाँ उस ऑफिस के प्रांगण में दबानी चाहिए। इसके अलावा अपने जो पैतृक मकान है, अपने पिता का जो मकान है, उसकी दीवार पर, पश्चिम की दीवार पर एक तेज हथियार भी लटका देना चाहिए। तेज हथियार लटकाने से भी हमें मंगल का प्रभाव मिलता है और हमारा चौथा भाव जागृत हो जाता है, बृहस्पति जागृत हो जाता है। ये लाल किताब का मैंने उदाहरण दिया और लाल किताब मैंने बताया कैसे प्रकट हुई। लाल किताब कोई नवीन नहीं है, पंजाब के जनमानस में, उस भूमि में जनमानस में फैली हुई जो ज्योतिष संबंधी धारणा है उनको संकलन का परिणाम है। इसलिए उसके जो वास्तविक संकलन करता तो रूपचंद जोशी हैं, लेकिन उद्गम करने वाले, प्रकट करने वाले नहीं है। प्राकट्य भी कह सकते हैं। तो लाल किताब को